हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप ऑल आर वेल। एंड हम अपना चैप्टर 4 कंप्लीट कर चुके थे, लीनियर प्रोग्रामिंग बाय सिंप्लेक्स मेथड। और होप करती हूँ कि आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर जाते हुए फंक्शनल लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की तरफ जाते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। लिटरली इजी चैप्टर है, समझने की ज़रूरत है बस, ठीक है। कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ ये नहीं है कि हाँ भाई समझ नहीं आएगा। इजी है, आ जाएगा, जस्ट कंसंट्रेटेड। सो हम अपने चैप्टर की तरफ जाते हैं एंड फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। तो कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें पता ही है, क्योंकि हम एज अब बीकॉम ऑनर्स में पढ़ रहे हैं एंड सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली 10th और 12th तो करके आ ही रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप देखोगे, मैं एक बार ऑरली बोल देती हूँ बट ईजी है। एफ प्लस एक्स और एफ प्लस जी एक्स, इसको क्या करेंगे हम, बाइफरकेट करेंगे अलग अलग, एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। एंड माइनस में एफ एक्स माइनस जी एक्स, मल्टीप्लाई में एफ एक्स जी एक्स, डिवाइड में एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। सिंपल, इतनी बात तो क्लियर है। जब आप क्वेश्चंस करोगे तो भी इजी है, ये सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास आगे आता है इसके अंदर, ओके, लीनियर फंक्शन। देखो इसके अंदर हम अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। लीनियर फंक्शन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे, अलजेब्रा फंक्शन पढ़ेंगे एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम पढ़ेंगे। तो हमने अलजेब्रा फंक्शन के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखे हुए थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम पढ़ते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो हमें याद रखनी है, y = ax + b। एंड ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आती ही होगी एज अ मैथ स्टूडेंट्स, तो हमें ये इक्वेशन तो आती ही होगी कि लीनियर फंक्शन में एक इक्वेशन क्या बन सकती है। एक इक्वेशन यही बन सकती है ax + b। तो हम उसी लीनियर फंक्शन को यूज़ करके एक एग्जांपल करते हैं, जिससे कि आपको बहुत बेटर समझ आएगा कि हम ये क्वेश्चंस कर क्यों रहे हैं, हम ये लीनियर फंक्शन वगैरह पढ़ क्यों रहे हैं, इनका यूज़ कहाँ होगा। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, हम उसको रीड करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं क्या है। एक मैन्युफैक्चरर है जो अर्न करता है, ठीक है, 4500 फर्स्ट मंथ अर्न करता है, सेकेंड मंथ वो अर्न करता है 6000 रुपीज़, ठीक है। ऑन प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स द मैन्युफैक्चरर ऑब्जर्व्स अ लीनियर फंक्शन में फिट द डाटा। अब ये जब पॉइंट्स जो हैं, ये जब जो मैन्युफैक्चरर था जो प्लॉट कर रहा था, तो उसने देखा कि ये एक लीनियर फंक्शन फॉर्म कर रहा है जो डाटा को फिट करेगा। अब वो लीनियर फंक्शन है क्या। अब इसने 2 कैटेगराइज में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वो लीनियर फंक्शन है क्या। अब वो लीनियर फंक्शन पता चल गया, तो आप ये बताओ कि थर्ड मंथ वो कितना अर्न करेगा, प्रिडिक्ट करो, ठीक है। तो भाई अब हम सबसे पहले तो हमें लीनियर फंक्शन निकालना होगा। एज हमें पता है लीनियर फंक्शन y = ax + b होता है, जिसमें कि हमें a और b हमारे कांस्टेंट होते हैं, हमें y और x दो हमारे पास होते हैं, y और x हमें पता लगाना होता है कि y क्या है और x क्या है, एज्यूम करते हैं हम, ठीक है। तो वही बात है कि y = ax + b लिख दिया, लेट। अब इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो हमें 2 चीज़ दिखी है। क्या दिखी है, सबसे पहली अर्निंग्स और मंथ, यही चीज़ दिखी है। तो हमने लेट कर लिया कि y जो है वो अर्निंग है, x जो है वो मंथ है और a b तो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इक्वेशन फॉर्म हो जाती है हमारी, ठीक है। इक्वेशन क्या फॉर्म होती है, यहाँ पे अर्निंग जो कि y = ax + b, तो a एज इट इज़, b एज इट इज़, यहाँ पे अर्निंग और यहाँ पे हमारा मंथ। तो फर्स्ट मंथ की बात करेंगे तो ये था, सेकेंड मंथ की बात कर रहे थे तो ये था। जब हमारी ये इक्वेशन फॉर्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं a या b जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें फाइंड आउट करने में। और जो ये कॉन्स्टेंट्स है ना, ये फाइंड करने ज़रूरी है, क्योंकि यही एट द लास्ट हमें लीनियर फंक्शन देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। एंड जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें हमारे पास आया 1500 जो कि a है। जब मैंने a को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, अब मेरे को a मिल गया, मेरे को b निकालना है, तो b निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं a को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगी या सेकंड इक्वेशन में पुट करूँगी, वहाँ से मैं b निकाल लूँगी। अब मेरे को a और b मिल गया। अब आप बताओ, अभी मैंने आपको बताया था लीनियर फंक्शन = ax + b, तो y की जगह y, x की जगह x, a और b जो हमने कॉन्स्टेंट्स निकाले वो। तो ये जो y = ये जो इक्वेशन आई है लीनियर फंक्शन, दिस इज़ नॉन एज लीनियर फंक्शन
फंक्शन विच फिट्स द डाटा, जो डाटा को फिट करेगा, ठीक है। अब उसने बोला कि थर्ड मंथ के लिए निकालो अर्निंग। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और हमारी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर फंक्शन ये आ गया था, जहाँ पे हमारी y अर्निंग्स थी, x हमारा मंथ था, राइट। अब मेरे पास सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को क्या करनी है, अर्निंग निकालनी है। तो एक्स हमारा मंथ है, तो हमें थर्ड मंथ के लिए निकालना है। इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू 3, तो एक्स की जगह मैं 3 निकाल दूंगी, 3 लिख दूंगी, और वाई हमारी जो है वो अर्निंग आ जाएगी 7500 रुपीज़ फॉर द थर्ड मंथ। ये चीज़ आई थिंक सो बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, एंड सिंपल थी, बहुत बेसिक थी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की इक्वेशन है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि आपको ईजिली आती ही होगी। इसको भी हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चन दे देगा को एग्जामिनर, और वो बोल देगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन निकालो और उसके थ्रू क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो फर्स्ट रीड करते हैं उसे, ठीक है। एक शॉपकीपर है जो अर्न करता है ₹380 इन द फर्स्ट वीक, 380 वो फर्स्ट वीक में अर्न करता है, 660 वो सेकंड वीक में अर्न करता है, और 860 वो थर्ड वीक में अर्न करता है। जब वो प्लॉट करता है, जो शॉपकीपर है, जब वो प्लॉटिंग करता है, तो वो ऐसे प्लॉटिंग करता है, ये जो 1 2 3 ये वीक्स हैं, एंड ये जो पीछे हैं ये 380 660 860 ये क्या है, रुपीज़ है जो वो अर्न करता है। द शॉपकीपर फील्स दैट अ क्वाड्रेटिक फंक्शन में फिट द डाटा। अब जब उसने ये देखा कि भाई हाँ ये चीज़ें हैं, 3 इसके अंदर आ चुके हैं, ए बी एक्स सी, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर आ चुकी हैं, ठीक है। तो वो देखता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक फंक्शन है वो फिट कर जाएगा डाटा में। अब वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्या, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। 3 वीक्स की अर्निंग्स तो हमें दे रखी है, चौथे वीक्स की आपको प्रेडिक्ट करके निकालनी है। तो आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर्म करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इज इक्वल टू एफ एक्स। ये बात तो क्लियर है। अब देखो जो आपके वीक्स हैं इसके अंदर आपको 2 चीज़ दिखेंगी। देखो ए बी सी तो हमारे कॉन्स्टेंट्स है जो हमें फाइंड करने हैं। अब हमारे पास बच गया, यहाँ पे आप वाई लिख सकते हो, ठीक है, वाई और एक्स। तो वाई और एक्स, तो देखो एक्स जो हैं वो आपके, आप एज्यूम कर सकते हो कि वो वीक्स हैं, 1 2 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड वीक। 380 660 860 जो वो अर्निंग कर रहा है वो आप अज्यूम कर सकते हो कि वो वाई है, वो अर्निंग है, ठीक है। तो आप जब इक्वेशन फॉर्म करोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे, जैसे कि हम फर्स्ट वीक का लेके चलते हैं, 380 इज इक्वल टू ए एज इट इज़, वीक हमारा कौन सा था, फर्स्ट वीक, तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी एज इट इज़, एक्स मतलब 1 वीक मतलब 1 फर्स्ट वीक, प्लस सी। ऐसे ही आपने बाकी 3 इक्वेशंस फॉर्म करनी है। वो देखो कैसे फॉर्म होगी, मैंने यहाँ पे फॉर्म की हुई है, मैंने ऐसे फॉर्म की हुई है, एंड जब इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको ए बी सी निकालनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इक्वेशंस का यूज़ करना पड़ेगा। सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, थर्ड को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने सेकंड को फर्स्ट में से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लिया, थर्ड को सेकंड में से यहाँ सब्ट्रैक्ट करके देख लिया। तो मेरे पास 2 इक्वेशंस ये अलग आती है, जिसको मैंने नेमिंग दे दी इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 के नाम से। अब मैं इक्वेशन 4 और 5 को यूज़ करके मैं अपना या तो ए निकाल लूँगी या बी निकाल लूँगी। तो यहाँ से मेरे को, जब मैंने इक्वेशन 5 और 4 का यूज़ किया, 4 और 5 का यूज़ किया, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, आई गॉट ए इज इक्वल टू -40। तो मेरे को -40 मिल गया। अब मैं ए को इक्वेशन नंबर किस में पुट कर दूँ, देखो अब आप देखो, अगर आप 4 और 5 को छोड़ के बाकी इक्वेशंस देखते हो तो उसमें ए भी है, बी भी है और सी भी है, जिसमें से आपको नहीं मिलेगी आंसर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बी निकालना है। ए मिल गया, अब आपको बी निकालने के लिए इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो मैंने इक्वेशन नंबर 4 का यूज़ किया है, आप इक्वेशन नंबर 5 का भी यूज़ कर सकते हो, आपको सेम आंसर ही मिलेगा। तो मैंने जब इक्वेशन नंबर 4 में ए को पुट किया तो मेरा आंसर बी जो है वो मेरे को 400 मिल गया। अब मेरे को ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। तो जो मैंने स्टार्टिंग में 3 इक्वेशंस बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, मैं उन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी अगर मैं ये ए और बी दोनों पुट करती हूँ तो मेरे को सी मिलता है 20। तो अब मेरे पास क्या है, अब मेरे को ए भी मिल गया, अब मेरे को बी भी मिल गया, अब मेरे को सी भी मिल गया। अब मेरे को सारे कंस्टेंट्स मिल चुके हैं। अब मेरा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मैं क्या करूँगी, ए की जगह ए रख दूँगी, बी की जगह बी रख दूँगी और सी की जगह सी रख दूँगी। तो वो मेरे को क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया इसने क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है।
अब उसने बोल दिया कि फोर्थ वीक निकालो, तो मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, एज इट इज़ रख दिया मैंने। एक्स हमने वीक माना था, एक्स को हमने वीक माना था, तो मैं फोर्थ वीक का निकालना, तो मैं क्या कर दूँगी, एक्स फोर का स्क्वायर और यहाँ पे 4। तो मैंने जब ये पुट किया तो मुझे जो है फोर्थ वीक में कितनी अर्निंग होगी, 980 रुपीज़ की अर्निंग होगी एक शॉपकीपर को, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने अभी तक किया अलजेब्रा फंक्शन, लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, जिसके मैं आपको क्वेश्चंस करके भी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, कुछ नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बस बात यह है कि आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होगा, समझना होगा चीज़ों को। एंड इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि भाई बहुत ज़्यादा टिपिकल है, समझ नहीं आएगा। ईजी है, सिंपल है, समझ आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन, पोलोनोमियल फंक्शन। पोलोनोमियल मतलब जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, डिग्री 3 हो। एज सिंपल, पोलोनोमियल फंक्शन का मतलब जिसकी डिग्री 3 हो। तो अब डिग्री 3 है तो मतलब भाई 2 भी आएगी और 1 भी आएगी और एक कांस्टेंट भी हमारे पास आता है। तो हमारे पास ये फंक्शन भी हमें ऑलरेडी पता था, एज बहुत सिंपल था। तो हमने अभी तक 4 चीज़ें अपनी कवर कर ली है। अब हमारे पास आता है रैशनल फंक्शन। देखो रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, राइट। ये तो सभी को पता है। ठीक है, वेयर पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यों, ये आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है रैशनल नंबर का। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन की बात है, जस्ट वी हैव टू पुट दिस लाइक दिस ओनली। ठीक है, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, दिस इज़ नॉन एज रैशनल फंक्शन। बेसिकली रैशनल फंक्शन के क्वेश्चन आते नहीं हैं, एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, लीनियर फंक्शन, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगरिथम फंक्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसकी पावर x हो, और x जो होना चाहिए वो क्या है, रियल नंबर होना चाहिए। x शुड बी यानी रियल नंबर। एक ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या रियल नंबर, बट वो रियल नंबर होना चाहिए। x की जो पावर है वो रियल नंबर की होनी चाहिए। और जो a है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, नॉट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए a। ये बात समझ आ गई। जैसे एग्जांपल लिया हुआ मैंने 1/2 का और ऊपर पावर x। अब हमारे पास एक और आता है फंक्शन, जो कि नेक्स्ट फंक्शन है, एंड आपको इजीली समझ आ जाएगा वो फंक्शन भी। तो उसका नाम है लोगरिथमिक फंक्शन। तो इसमें क्या है, देखो एग्जांपल्स जो लिखे हुए हैं ये दो, इनको अभी छोड़ो, पहले नीचे की लाइन पढ़ते हैं। y इज इक्वल टू लोग नीचे a फिर x, इफ़ एंड ओनली इफ़ a की पावर y इज़ इक्वल टू x। इस लाइन का मतलब समझो। देखो हमें ये पता है कि लोगरिथम फंक्शन जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, और ये कॉमन सी बात है, ये आपको याद करना पड़ेगा, एक तरीके से याद कह लो, या भाई कॉमन सी बात है, ये तो नॉर्मल से क्वेश्चंस करेंगे तो उस दिमाग में सेट हो ही जाएगा ईजिली। इफ़ एंड ओनली इफ़ a की पावर y, a है, इसकी पावर जो y ये हमें ये दे, इसकी पावर ये हमें ये दे। देखो कैसे, log 2 8 इज इक्वल टू 3, कैसे आया 3, यहाँ पे कुछ और भी आ सकता था, राइट। कैसे आया, ध्यान से देखो, 2 की पावर कुछ ऐसी रखें जो हमें 8 दे, तो वो क्या रख सकते हैं हम, 3, तो हमें 8 देगा। सेम इस केस में अप्लाई करो इस चीज़ को आप, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये था लोगरिथमिक फंक्शन। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज आते हैं जो हमें पढ़ने हैं, रिमाइंड करने हैं, याद करने हैं। कैसे करोगे, क्या करोगे, वो आपको देखना है। गाइस ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको साथ साथ पढ़ना है, वरना नोट्स आपको बाद में प्रोवाइड हो जाएंगे। बाकी मेरा सजेशन है ये कि आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार रीड आउट कर लो इनको। जैसे कि a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू m प्लस n, ये आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, एंड सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये आपको रीड आउट करनी है, लर्न आउट करनी है, जैसे आप करना चाहो वैसे। देखो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इन फॉर्मूलोज़ का यूज़ हमारा आगे ही होगा, तो इनको याद कर लेना, बाकी इस वीडियो में नहीं होगा इसका यूज़। अब हमारे पास कुछ आगे फंक्शंस हैं, जैसे हमने अभी तक फंक्शंस किए, इनके अलावा भी कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास जो कि डिमांड फंक्शन है। अब आपको ना सिर्फ फंक्शन याद करने हैं इनके, और कुछ याद नहीं करना है। ठीक है, देखो डिमांड फंक्शन होता है एक्स इज इक्वल टू एफ पी। ठीक है, जहाँ पे एक्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, पी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और सप्लाई फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू जी, पी
एक्स का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी सप्लाइड और पी का मतलब प्राइस पर यूनिट। तो आपको सप्लाई डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन में डिफरेंस पता चल ही गया होगा। ठीक है, बेसिकली डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन का इतना यूज़ नहीं होगा क्वेश्चंस में, क्योंकि जो क्वेश्चन में मेन पूछा जाता है ना वो 4-5 चीज़ें पूछी जाती है जो कि आगे आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो आपको उन पे ही फोकस ज़्यादा करना है। जैसे कि अब इसके बाद है कोस्ट फंक्शन। तो कोस्ट फंक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो ये इम्पोर्टेंट है। कोस्ट फंक्शन होता है C इज़ इक्वल टू सी एक्स। जो C है वो हमें बताता है कि टोटल कॉस्ट कितनी है। अब टोटल कॉस्ट क्या हो सकता, टोटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है। दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है। एंड ये जो कोस्ट फंक्शन है ना, इसका आगे यूज़ है, तो आप इसको अच्छे से समझो। सिर्फ कुछ नहीं, जितना लिखा है सिर्फ उतना समझ। आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। तो कोस्ट फंक्शन का आप फंक्शन याद कर लो, C इज़ इक्वल टू सी एक्स। जो C है वो डिनोट करता है टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट जो होती है वो इंक्लूड करती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को। इतना ही याद करना है, इससे फालतू याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है हमारे पास रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। तो रिवेन्यू फंक्शन होता है R इज़ इक्वल टू पी एक्स, वेयर R स्टैंड्स फॉर रिवेन्यू, P स्टैंड्स फॉर प्राइस, X स्टैंड्स फॉर कमोडिटी। तो रिवेन्यू फंक्शन तो हमें पता ही है, रिवेन्यू कैसे निकालते हैं हम। रिवेन्यू हमें निकालना आता ही है कि भाई प्राइस को कमोडिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो आपको रिवेन्यू फंक्शन ऐसे मिलता है। अब हमारे पास कुछ और फंक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब जो है कोस्ट फंक्शन के बाद जितने भी फंक्शंस होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझने हैं। एंड प्लीज़ जितना लिखा है सिर्फ अगर उतना भी कर लेते हो ना आप, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर पाओगे। अब इसमें है हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकलता है, रिवेन्यू फंक्शन में से जब हम कोस्ट फंक्शन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। देखो प्रॉफिट फंक्शन कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको प्रॉफिट फंक्शन के लिए क्वेश्चन के अंदर रिवेन्यू फंक्शन चाहिए होगा, और रिवेन्यू फंक्शन आपको पता है प्राइस कमोडिटी का कैसे निकालते हैं। कोस्ट फंक्शन चाहिए होगा, कोस्ट फंक्शन के लिए आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों गिवन होगी। ठीक है, तो आप वहाँ से फाइंड करोगे। हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। ये सारे जो फंक्शंस है ना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये प्रॉफिट वाला है, ठीक है, जैसे अब ये ब्रेक इवन पॉइंट वाला आएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको करके दिखाऊंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन है आगे जिसे हम करेंगे, समझेंगे, जिससे कि आपको क्लियर अच्छे से होगा। अब एक ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमें ना तो लॉस हो ना हमें प्रॉफिट हो, वेयर प्रॉफिट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट क्या हो, ज़ीरो। मतलब कि रिवेन्यू जो हमें सेल से हो रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इक्वल हो, हमें प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, हमें लॉस भी नहीं हो रहा। ठीक है, जितना हमने पैसा लगाया उतना ही हमें प्रॉफिट हो गया। यू मीन ऐसा ही समझो। ठीक है, तो प्राइस जहाँ पे प्रॉफिट जहाँ पे ज़ीरो होता है, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, वो पॉइंट होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ग्राफिकली देखें तो इसका मतलब है, ग्राफिकली अगर हम देखें तो टोटल रिवेन्यू, जब टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट कर्व दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट और फाइनल फंक्शन जो कि है कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन जो होता है वो C इज़ इक्वल टू एफ आई होता है। इसका मतलब आई का मतलब हमें पता है इनकम, टोटल नेशनल इनकम, और C का मतलब होता है टोटल नेशनल कंजम्पशन। ठीक है, और आई माइनस सी का क्या रिलेशन होता है आपको पता है, आई माइनस सी इज़ इक्वल टू सेविंग, जो कि एस से डिनोट होती है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जिसे हम समझते हैं। देखो क्या है, अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी वांट्स टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है। इट ऑब्जर्व्स दैट द FC ऑफ न्यू प्रोडक्ट इज़ ₹35,000। FC का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट। इसका मतलब ये कह रहा है कि उसने ऑब्जर्व किया कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है न्यू प्रोडक्ट के लिए वो 35,000 है। देखो उसने फिक्स्ड कॉस्ट दे दिया है। अब इसके अंदर अगर वेरिएबल कॉस्ट दे रखे होगे तो आप कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हो। एंड वेरिएबल VC मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹500। अब उसने बोल दिया कि वेरिएबल कॉस्ट भी 500 रुपये है पर यूनिट के अकॉर्डिंग। तो आप कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हो इसमें। कॉस्ट फंक्शन निकाल सकते हो कैसे, हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट होता है, जो कि हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है। तो 35,000 प्लस 500, 500 के साथ हम एक एक्स लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसने बोला पर यूनिट और हमें यूनिट पता नहीं है, तो एक्स लगाएंगे हम। आगे वो बोलता है रिवेन्यू फंक्शन फॉर द सेल ऑफ एक्स यूनिट इज़ गिवन बाय दिस, 5,000 एक्स माइनस 100 एक्स स्क्वायर। 5,000 एक्स है, ये 5,000 एक्स, राइट।
तो आप देखो इसने रिवेन्यू फंक्शन दे दिया आपको, कोस्ट फंक्शन आपको पता चल गई कैसे निकालनी है। अभी आपको क्या क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट फंक्शन निकालो। प्रॉफिट फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या था, रिवेन्यू फंक्शन माइनस कोस्ट फंक्शन। तो रिवेन्यू फंक्शन हमारा क्या था, ये माइनस कोस्ट फंक्शन हमने निकाला था। कोस्ट फंक्शन हमने क्या निकाला था, 35,000 प्लस 500x। तो ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट फंक्शन में देखोगे आप तो पी एक्स इज इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। आर एक्स हमें दे ही रखा था, सी एक्स हमने निकाला 35,000 प्लस 500 एक्स, जो कि ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट है। एफ सी और वी सी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट याद रखना। अब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे को मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। देखो कैसे मिलेगा, ये देखो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट किया मैंने तो मेरे को प्रॉफिट मिल गया अपना, राइट। ये चीज़ क्लियर आउट होगी। अब वो बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा कि ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे प्रॉफिट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो हमने प्रॉफिट निकाल लिया, ये हमारा प्रॉफिट आया था, इसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे हम। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है एक पॉइंट, नहीं बताओ एक्स जो है, कोई भी एक्स है तो उसका पॉइंट बताओ कि वो किस पॉइंट पे ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। तो हमें एक पॉइंट निकालना है। अब वो पॉइंट क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। तो हमने क्या किया, प्राइस इज इक्वल टू जीरो रख दिया। तो प्राइस इज इक्वल टू मैंने जीरो रख दिया। अब देखो 100 सब में था तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। मैंने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। और ये माइनस का था तो मैंने सोचा कि मैं माइनस को हटा दूँ, मैं पॉजिटिव कर देती हूँ उसको। तो मैंने क्या कर दिया, -100 से बोथ साइड्स को डिवाइड कर दिया। जब मैं -100 को से बोथ साइड्स को डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को हमें पता है, हमें सॉल्व करना आता है, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ से मेरे पास दो आती है हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 35। इसका मतलब है कि 10 पे और 35 पे ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिलेगा, राइट। ये बात क्लियर होगी एंड होप इतना तो ईजी था ही। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि थर्ड पार्ट, द वैल्यू ऑफ x दैट रिजल्ट इन अ लॉस। वैल्यू निकालो x की जो कि लॉस में रिजल्ट करे। अब देखो आपको प्रॉफिट देखो तीन सिंबल होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड लेस देन। देखो प्रॉफिट अगर इक्वल टू ज़ीरो है इसका मतलब कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। प्रॉफिट ग्रेटर देन ज़ीरो है मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट लेस देन ज़ीरो है मतलब कि लॉस हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट लेस देन ज़ीरो है मतलब कि लॉस हो रहा है। तो हमारे पास इसके अंदर कंडीशन आती है प्रॉफिट लेस देन ज़ीरो। ये बात तो क्लियर है। तो देखो ये कंडीशन आती है तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, प्रॉफिट लेस देन ज़ीरो। तो प्रॉफिट हमने फर्स्ट हमारे पार्ट में निकाला था ज़ीरो के इक्वल, और हमने अभी निकाला 10 और 35। जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो मैंने वही की वही लिख दी। तो x लेस देन 10, और देखो x क्या है, 10 कम है, 10 मिल रहा है और 35 मिल रहा है, हमें दो वैल्यू मिल रही है 10 और 35। 10 कम है, ठीक है। तो x कम 10 से, x ज़्यादा 35 से। तो इस पॉइंट पे हमें क्या होगा कि ये दो वैल्यूज़ हमें लॉस सफ़र कर सकती हैं, ठीक है। हम इनके कारण हम लॉस सफ़र कर सकते हैं। तो ये आपको होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। हमने कुछ फंक्शंस पढ़े इसके अंदर एंड ये फंक्शंस पढ़ना, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना, समझना एंड देखो ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। इसकी हद मार के 2 या 3 वीडियोस और आएंगी, फिर उसके बाद ये चैप्टर 5 पे फिनिश हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 6 की ओर जाएंगे, ठीक है। बट आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आप सभी को पता है क्या करना है आपको क्या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। आप सभी वीडियोस तो देख लेते हो बट आप लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ कर दिया करो एंड हैव अ नाइस डे।